हम लोग देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। वस्तुतः राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, तो इसके संदर्भ में हम इसके स्वभाव को जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचार के रूप में प्रस्तुत होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं, कुछ ऐसे राजनीति शास्त्री हैं जो राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन अपने कल्पना, अपने विचारों की दृष्टि में करते हैं। वे राजनीतिक विचार को ही राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के रूप में बतलाते हैं। हालांकि ऐसे भी विद्वान हैं जो सिर्फ राजनीतिक विचार को ही राजनीतिक सिद्धांत नहीं मानते, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत को और राजनीति दर्शन को बराबर मानते हैं। कुछ लोग राजनीतिक में विचार को बराबर मानते हैं, तो कुछ लोग राजनीति दर्शन को राजनीतिक सिद्धांत के रूप में मानते हैं। वहीं कुछ लोग इसे विज्ञान के रूप में समझते हैं। तो कहने का अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के एक भाग का निर्माण करता है। पूरे रूप में यह राजनीतिक दर्शन नहीं हो सकता है, और उसी तरह यह विज्ञान के रूप में यदि है भी तो पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं कहलाया जा सकता। राजनीतिक विज्ञान वहीं तक विज्ञान है जहाँ तक कि यह किसी कारण का जवाब देता है। ब्रेख्ट कहते हैं कि राजनीति दर्शन, राजनीति सिद्धांत, राजनीति विज्ञान ये सब एक ही शब्द के पर्याय रहे हैं, और यहाँ पर विज्ञान पर जोर दिए जाने की बात होती है। लेकिन राजनीतिक दर्शन की जब हम बात करते हैं तो इसे राजनीतिक विज्ञान के रूप में समान नहीं हम कह सकते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझने के संदर्भ में हम राजनीतिक घटना एवं उसकी प्रक्रिया, उसकी अवधारणा का भी उपयोग करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में मूलतः क्या होती, तो सरकार की प्रकृति, उसका उद्देश्य, जो राजनीतिक क्रियाकलाप, जो राजनीतिक गतिविधि होते हैं, जो उनमें संस्थाएं होती है, किन बातों से प्रभावित होकर उसका निर्माण होता है, किस अवस्था में वो परिवर्तित होते हैं, किस राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शात्मक स्वरूप को लोग आत्मसात करते हैं, कैसे उस संदर्भ में व्यवस्थित चिंतन करते हैं, किस प्रकार बौद्धिक गतिविधि को अंजाम देते हैं। और व्यक्ति, हम यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जब से संगठित होकर समाज में रहना आरंभ कर दिया, तो इस संगठित रहने के बाद कुछ न कुछ नियम की आवश्यकता पड़ी, और उस अवरोध को दूर करने का प्रयास किया गया। जब जो व्यवस्था बनाई गई तो वही व्यवस्था राजनीति के रूप में जन्म लेती है। एक विचार विमर्श की अवधारणा बनती है कि कैसे समाज को बेहतर बनाया जाए, कैसे राज्य को बेहतर बनाया जाए। इस प्रकार हम यह भी देखते हैं कि एक सहभागिता की स्थिति बनती है, हर लोग नीति निर्माण में सहभागी होते हैं। वहीं जो राज्य की सत्ता होती है वह शक्ति प्राप्त करना चाहती है। राज्य शक्ति, सत्ता, अधिकार, इस ऐसी अवधारणा के रूप में राजनीति के संदर्भ में स्थापित होती है, जो राजनीति की प्रकृति को तय करती है। राजनीतिक विचार के रूप में, राजनीतिक दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को देखते हैं। यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं कि प्लेटो हो अथवा मार्क्स तक की व्यवस्था को हम देखते हैं, तो सभी राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ विचार देने का कार्य किया है, और जो विचार उन्होंने व्यवस्थित ढंग से राजनीति के बारे में दिया है, उन सभी विचारों का अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति होती है। राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, बल्कि इतिहास के एक भाग के रूप में इसे देखा जाता है। संकुचित अर्थ में इसे हम इतिहास के नज़रिए से देखते हैं। वहीं न इसे पूर्ण इतिहास कहा जा सकता है, न इन्हें पूर्ण दर्शन की बात कर सकते हैं, न ही पूर्ण रूप से विज्ञान की बात कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का कई एक भाग के रूप में बांटकर हम लोग इसको देखते हैं। इसका एक भाग इतिहासकार के रूप में नज़र आएगा, तो एक भाग दार्शनिक के रूप में, तो एक भाग वैज्ञानिक के रूप में नज़र आता है। राजनीतिक सिद्धांत इतिहास के रूप में, तो एक विद्वान हुए जॉर्ज सेबाइन, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि
जिस प्रकार की इतिहास राजनीतिक सिद्धांत नहीं हो सकता, उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत भी इतिहास नहीं हो सकती है। हालांकि यह अलग बात है कि राजनीतिक सिद्धांत के बिना इतिहास एक बेबुनियाद इमारत के रूप में नजर आती है। राजनीति का अध्ययन और विश्लेषण जब हम करते हैं, इस समय जो बातें हमें सीखने को मिलती है वह हम देखते हैं एक राजनीतिक परंपरा के रूप में, उसका एक क्या व्यवहार होता है। और राजनीति का अध्ययन आवश्यक होता है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को हम लोग अपनाते हैं। इतिहास में सिर्फ लड़ाई झगड़े, मारपीट, युद्ध ऐसी ही बातें नहीं होती है, बल्कि इससे बहुत अधिक की बातें होती है। एक अनुभव की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, क्या खोया क्या पाया, क्या किन अर्थों में सफलता प्राप्त हुई, किन अर्थों में विफलता देखी गई, तमाम सारे योग के रूप में हम लोग इतिहास को देखते हैं। और एक इस संदर्भ में एक प्रोफेसर एल.एस. राठौर भी कहते हैं कि वर्तमान भी इतिहास से अलग नहीं हो सकता है। चाहे आप मनुष्य अनंत प्रगति कर ले, लेकिन कहीं न कहीं यह समकालीन दौर से जुड़ा हुआ ही रहेगा। और यह भी देखते हैं कि इतिहास के रूप में राजनीतिक सिद्धांत उसको चुनौती देता है, इस रूप में कि वो मान्यता अपनी उपयोगिता खो चुका होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी दृष्टिकोण ही देखें तो ऐसा माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई, और यह बात एक समय तक चली। कालांतर में इस संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। तो इतिहास के रूप में राजनीतिक सिद्धांत कहीं न कहीं उसको बचाने का काम करता है, विशेष करके कि जो महत्व का है, और उस जो महत्व का है उसे आने वाले समय तक के लंबे समय तक के लिए इसका पोषण करता है राजनीतिक सिद्धांत, ताकि आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिल सके। वर्तमान की आवश्यकता तो पूरी हो ही हो, इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो, उस अनुभव का लाभ ले। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य ऐसी संकल्पनाएं हैं जो इतिहास से जन्मी है, वर्षों पुरानी मान्यता है, लेकिन आज भी उसे राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ऊंचे स्थान पर मान्यता दिया जा रहा है, दिया जाता है, और ऐसा कोई कारण नहीं कि भविष्य में भी नहीं दिया जाएगा। इन सब बातों को, इस मूल अवधारणाओं को भविष्य में भी महत्व दिया ही जाएगा। यह सच है कि इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इतिहास बार बार नहीं दोहराया जाता, लेकिन यह भी बात है कि इतिहास बार बार दोहराया जाता है और हमेशा उससे सीख ली ही जाएगी, ऐसी भी बात नहीं होती है। इसकी उपेक्षा भी कर दी जाती है। यह अलग बात है कि इसका स्वरूप अलग होता है, भिन्न रूप में होता है, मूल रूप में नहीं होता है, लेकिन यह भिन्न रूप में ही सही प्रकट जरूर होता है। हम देख सकते हैं कि कोई भी मूल पाठ को बिना उसके प्रसंग के नहीं समझा जा सकता है। जैसे कि प्लेटो का साम्यवाद समझना हो तो उसके लिए फिर हम मार्क्स का जब साम्यवाद समझते हैं तो फिर अधिक सामयिक ढंग से उसे हम समझ सकते हैं। काल विशेष के रूप में इतिहास को समझने का प्रयास होता है, और यह उसी का दौर होता है, उसी का युग होता है, उसी को वो आगे बढ़ाता है। और हम देखते हैं कि इतिहास ही राजनीतिक सिद्धांत का विकास करता है, बल्कि पुनर्विकास करता है। एस.पी. वर्मा प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के प्रोफेसर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में वे लिखते हैं कि यद्यपि यही ऐतिहासिक परिस्थितियों के एक विशिष्ट समूह का परिणाम था, आगामी सभी कालों के लिए एक महत्व रखता है। यथार्थतः राजनीतिक सिद्धांत की सार्वभौमिक विशेषता ही है जो इसे आदर योग्य बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत इतिहास के रूप में है, बल्कि इसका राजनीतिक सिद्धांत इस अर्थ में इतिहास के रूप में माना जाता है कि यह स्थान, काल, परिस्थिति को समझने की चेष्टा करता है जिस दौर में वह जन्म लेता है। यदि अपने ऐतिहासिक प्रसंग पर ध्यान नहीं देगा तो फिर वह अपना शक्ति, अपना केंद्र, अपना संदेश फिर वह खो देगा। राजनीतिक सिद्धांत को कुछ
तथ्य सामने रखने होते हैं जिस परिस्थिति में वह पनपता है, और वह संदेश जैसे राजनीतिक परिकल्पना, कोई मूल्य, राजनीतिक सिद्धांत वह इतिहास के रूप में काम कर चुके होते हैं, और यह एक विज्ञान के रूप में है जहाँ तक कि इसे अलग नहीं समझा जाए। यह एक दर्शन के रूप में भी दिखता है जब तक कि यह एक प्रेरणा का रूप में काम करती है। राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास की बात हो रही हो तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा संदर्भीय दृष्टिकोण अपनाते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कोई भी विचारक होते हैं, कोई भी लेखक होते हैं, वे अपने समय के उत्पाद होते हैं। वे उनके जो विचार होते हैं, उनके जो रचित ग्रंथ होते हैं, उनको सही तरीके से समझना हो, उसका सही ढंग से मूल्यांकन करना हो, तो हमें उस दौर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा जिसमें कि चिंतक ने अपने विचार दिए हैं। और यहाँ पर यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाने के बाद, समझने के बाद, व्याख्या करने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो ग्रंथ साहित्यिक अथवा राजनीतिक अथवा दार्शनिक दृष्टि से कितना आवश्यक है। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में इस तरह के दृष्टिकोण को क्वेंटिन स्किनर, जेके पॉकॉक, जॉन डॉन आदि ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया है। हॉब्स के विचार को आप जानते होंगे, लेवियाथन का लेख आप पढ़े होंगे। तो जैसे कि एक विद्वान में स्किनर, वे कहते हैं कि थॉमस हॉब्स ने जब अपने विचार दिए थे, जब अपने लेख लिखे थे, जो उनके राजनीतिक विचार थे वे तो 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के राजनीतिक एवं बौद्धिक संदर्भ और विचारधारा के आधार पर परीक्षित किए जाने चाहिए। हर समय उसको एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दार्शनिक, एक राजनीतिक सिद्धांतकार हुए लियो स्ट्रॉस। उन्होंने जो बातें कही गई है, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स 19 अगस्त 1967 में, जो जिस सुदृढ़ता के साथ अभिव्यक्त किया है, उसमें जो बातें दिखती है कि समग्र दर्शन राजनीतिक दर्शन नहीं हो सकता, जिस प्रकार समग्र राजनीतिक सिद्धांत दर्शन नहीं है। और अध्ययन के रूप में पाया गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड को विषय और विशेषतः आदर्श मानक मूल्य को अपने आप में समाहित करते हुए दर्शन ही पूरे संसार पर नियंत्रण करने वाले समान नियमों का सार योग होता है। और इस रूप में युगों तक राजनीतिक सिद्धांत को भली प्रकार ये संतुष्ट करते रहे। सेवाइन ने कहा है कि दर्शन ने, जैसा कि केंट कहते हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर हमें इसके माध्यम से मिलता है। मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, तथा मैं किसकी आशा कर सकता हूँ। और यही है दर्शन को केवल जीवन का ध्रुव तारा बना देता है। बिना दर्शन के कोई राजनीतिक सिद्धांत कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। इसलिए ऐसी बातें हैं कि भविष्य पर नज़र रखें, और बगैर कोई भी वर्तमान कभी कायम नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी वर्तमान अपने अतीत के बगैर डटा नहीं रह सकता है। लियो स्ट्रॉस की और बातें जो हमें समझने के योग्य बनाती है वह यह है कि वो कहते हैं कि सामान्यतः कोई भी लेखक हो, वे लिखते समय अपने वास्तविक मंतव्य को छुपाते हैं, क्योंकि वे अपने समय की रूढ़िवादिता से दंडित होना नहीं चाहते हैं। अगर वे एक नई विचार को एक रूढ़िवादी समाज में प्रदर्शित करें तो उन्हें विरोध सहना पड़ेगा, और वह विरोध कई बार उनके जीवन के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए प्राचीन काल में, मध्यकाल में विचारकों के ग्रंथ का अध्ययन अगर हम करते भी हैं तो एक विशेष दृष्टिकोण से करना चाहिए। उसका यह आधार होना चाहिए कि लेखक के वास्तविक मंतव्य को पहचाना जा सके। कोई विचारक अपने समय के प्रभुत्व वाले जो राजनीतिक मत से सहमति व्यक्त करते हुए नए विचार स्थापित शब्दावली के माध्यम से ही देने का प्रयास करते हैं। विरोध भी करना है तो फिर वे एक लहजे में विरोध करते हैं, और वे अपने तरफ से ऐसी कोई बात नहीं रखते हैं कि सीधे वे उनके शिकार हो जाएं, और वे केवल अपने विचारों को इंगित करते हैं, उन्हें एक दिशा प्रदान करते हैं ताकि भविष्य में व्याख्याकार उनको समझ सके, उनको एक व्यवस्थित ढंग से स्थापित कर सके। स्ट्रॉस यह भी कहते हैं कि दर्शन
मुख्य रूप से परंपरागत और सनातन समस्याओं पर नए तरीके से सोचने का अभ्यास है और इसके सबसे अच्छा स्वरूप सुकरात की संवाद शैली में हमें देखने को मिलता है। एक दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन माना गया है क्योंकि यह न सिर्फ विषयों की प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं बल्कि यह भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कोई विषय वस्तुतः क्यों अस्तित्व में है। किसी कर्म या कोई विचार उसका मूल्यांकन करके ही समझा जा सकता है। मूल्यांकन बोध का वह भी एक हिस्सा है और दरअसल हम यह समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक सिद्धांति से यह उम्मीद की जाती है कि वे एक से अधिक अवधारणाएं रखें, अपना विचार रखें, अपना मत रखें, उसको इस संदर्भ में जानकारी रखनी पड़ती है और दर्शन तब अभिव्यक्त होता है, तब प्रकट होता है जब उनके विचार, उनके मत, उनकी अवधारणा ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू लेती है और यही है जो यथार्थतः राजनीतिक सिद्धांत का काम है। राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में राजनीतिक विषयों की प्रकृति के ज्ञान द्वारा राजनीतिक विषयों की प्रकृति के विषय उसकी अवधारणा को लेने का एक प्रयास के रूप में दिखता है। स्ट्रॉस यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि जो दर्शन होते हैं मुख्य रूप से परंपरागत और सनातन समस्याओं पर नए तरीके से सोचने का अभ्यास करते हैं। इसका स्वरूप आप सुकरात की संवाद शैली में देखते हैं। वहीं यह भी कहा गया है कि राजनीतिक दर्शन का इतिहास राजनीतिक दर्शन से भिन्न होता है। वे यह मानते हैं कि राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है, लेकिन दार्शनिक द्वारा दार्शनिक समस्याओं का इलाज उसका स्वयं का होता है, इसलिए उसके द्वारा रचित ग्रंथों को साहित्यिक एवं दार्शनिक व्याख्याओं की आवश्यकता होती है। विशेष करके मध्ययुगीन विचारकों के लेखनी को देखें तो ऐसी कला जानते थे जिससे वे समसामयिक राजनीतिक चिंतन के मध्य अपने वास्तविक विचारों को किस तरह छुपा सके। अपने तर्क को सशक्त बनाने के लिए लियो स्ट्रॉस ने तो कई प्रकार के उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि वे कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत तक कई व्याख्याकार यह मानते थे कि हॉब्स और स्पिनोजा नैतिकवादी हैं। वे इन विचारकों द्वारा प्रयुक्त ईश्वर की बातें, दैवीय तत्व की बातें, धर्म ग्रंथ का संदर्भ का जो उल्लेख किया है इसका उल्लेख करते हैं। स्ट्रॉस दो प्रकार के विचारकों में अंतर करते हैं। उनके अनुसार वे कहते हैं कि एक तरह के वे विचारक हैं जो स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए विचारों को छिपाते हैं। दूसरे वे दार्शनिक जो यह मानते हैं कि अधिकतर समान व्यक्ति दर्शन से घृणा करते हैं, इसलिए उनके समक्ष दर्शन को प्रदर्शित करना सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि उससे बहुसंख्यक के अंधविश्वास को धक्का लगता है। और यह बात सिर्फ प्राचीन अथवा मध्य काल के लिए ही नहीं दिखती है बल्कि वर्तमान संदर्भ में भी अगर हम देखें तो यह आज भी आपको उतना ही सत्य प्रतीत होता दिखेगा। इसलिए स्ट्रॉस जैसे विचारकों का भी हमें आकलन करना चाहिए, उनके बात को सर्वकालिक महत्व के रूप में देखा जाना चाहिए। वे कहते हैं साहित्यिक जो ग्रंथ में प्रयुक्त साहित्यिक विधा होती है, जो शब्दावली तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी आगे जाकर लेखक के लेखन के मूल मंतव्य को पहचानने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर स्थापित लेखक है, उनके लेखन में कुछ ऐसी गलतियां की जाती है, इसे देखकर कोई भी किसी को भी लगेगा कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, यदि जानबूझकर किया गया है तो इसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा गहरा अर्थ दिखता है। इसलिए आवश्यक है कि एक लेखक के विचार को उसके द्वारा निर्मित किसी पात्र के विचार के समानार्थी नहीं मानना चाहिए। और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी लेखक का वास्तविक मत उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ के सबसे बड़े वाक्यांश में अंतर्निहित हो ही ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं है। लियो स्ट्रॉस संदर्भ में कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के एक अनिवार्य अवयव है, उसी प्रकार जैसे वे दर्शन के अवयव हैं। प्रत्येक राजनीति दर्शन शास्त्री को एक अध्यापक बनना पड़ता है, उसे अध्यापन करना पड़ता है, उसे प्रतिपादन करना पड़ता है। और इसी संदर्भ में एक विचारधारा के रूप में एसपी वर्मा ने इसे वर्णित करने का प्रयास किया है। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत न सिर्फ व्याख्या करता है बल्कि अनुकूलता अथवा प्रतिकूलित अवस्था
को भी प्रभावित करता है। एक राजनीतिक गतिविधि के मूल्यांकनात्मक परिप्रेक्ष्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। हम यह बात को मान सकते हैं, मानना होगा कि मूल्य और तथ्य हर किसी राजनीतिक सिद्धांत का एक अभिन्न भाग के रूप में स्थापित होते हैं। इससे हम कदापि इनकार नहीं कर सकते हैं। मूल्य और तथ्य राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान के रूप में अगर हम देखते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान के रूप में इस बात के समर्थक कई एक विद्वान हैं, जैसे आर्थर बेंटली हुए, जॉर्ज कैटलिन हुए, डेविड स्टन हुए, रॉबर्ट डहल हुए। इन सब लोगों ने इस बात पर प्रभावशाली ढंग से बल दिया है। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि समग्र विज्ञान जिस तरह की राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, उसी प्रकार समस्त राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान नहीं हो सकता है, नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत इस अर्थ में एक विज्ञान नहीं है, नहीं कह सकते हैं जैसे कि आप भौतिक शास्त्र को अथवा गणित को अथवा रसायन को अथवा जीव विज्ञान को आप विज्ञान के रूप में मानते हैं। इस रूप में यह विज्ञान नहीं है, यह बिल्कुल इस रूप में विज्ञान नहीं है, या प्राकृतिक विज्ञान के रूप में यह विज्ञान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत उस तरह से कोई कार्य नहीं करता है, उस तरह से विज्ञान के रूप में कोई मान्य सिद्धांत नहीं होते हैं, और न ही स्पष्ट रूप से कारण प्रभाव में संबंध हो सकते हैं। विज्ञान इसलिए भी इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रयोगशाला नहीं होती है। विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत क्या कोई प्रयोगशाला नहीं होता है, और न ही कोई पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं। पूर्वानुमान लगाने के बाद भी ये सही ही होगा, इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है जिस प्रकार की प्राकृतिक विज्ञान और यथार्थ विज्ञान में लिए जाते हैं। समान तौर पर एक उदाहरण यहाँ पर दिए जा सकते हैं कि चुनाव हो जाने के बाद चुनाव परिणाम की पूर्वानुमान लगाया जाता है। आप देखते होंगे एग्जिट पोल, तो वहाँ पर वो जो व्याख्या की जाती है, जो सर्वेक्षण किया जाता है, वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उसी रूप में होगी, तो इसे विज्ञान पूर्ण रूप से नहीं मान सकते हैं। हाँ, इसे विज्ञान कहते हैं। उस हद तक इसे विज्ञान के रूप में स्वीकारते हैं जहाँ तक कि यह जो संकल्पना होते हैं, जो मानदंड होते हैं, उस जो प्रेक्षणीय होते हैं, जो परीक्षणीय होते हैं, और जब यह विवेक बुद्धिवाद की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और हम देखते हैं कि अमेरिका में समाज विज्ञानियों ने, रिसर्चरों ने इसे विशेष करके हम व्यवहारवादी क्रांति के बाद देखते हैं कि व्यवहारवादियों ने राजनीति को विज्ञान बनाने का प्रयास किया है, और वो इस प्रक्रिया में जुटे रहे जिससे इसे विज्ञान कहा जा सके। और राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है जहाँ तक वो हो सकता है, वो वास्तव में इस रूप में हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जनसमूह पर कर सकते हैं। विज्ञान के रूप में यह वहाँ तक विज्ञान है जैसे कि सामाजिक विज्ञान के रूप में इसे विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत एक सामाजिक विज्ञान के रूप में हम देख सकते हैं। अपनी कार्यप्रणाली के रूप में या विश्लेषण के रूप में एक विज्ञान कह सकते हैं। यह उस सीमा तक विज्ञान है जैसा कि यह विज्ञान है जो अरस्तु ने स्वीकार किया था। अरस्तु ने इसका व्याख्या किया था, विज्ञान है। यह इसके निष्कर्ष, अध्ययन, प्रेक्षण, प्रयोग और उन अभिलक्षण के द्वारा हम निकालते हैं, और विज्ञान की किसी भी सामान्य परिभाषा के साथ ये चलते हैं। राजनीति को एक विज्ञान बनाने के लिए, राजनीति को यथार्थ विज्ञान बनाने के लिए तकनीक और साधन ढूंढने की भी कोशिश की गई है, जिसमें कि हालांकि इस प्रक्रिया में राजनीतिक सिद्धांत शेष रहता है अथवा नहीं, इसकी कोई स्पष्ट बात नहीं हो सकती है। राजनीतिक सिद्धांत में विज्ञान की भूमिका उसी बिंदु तक सीमित रहनी चाहिए जहाँ तक कि यह किसी राजनीतिक दृश्य घटना को समझने में मदद करता है। हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान की सीमाएं नहीं होती है। सामाजिक विज्ञान की अपनी सीमा रेखा होती है, अपनी सीमाएं होती है। जैसे कि खेल के नियम देखें तो समय के साथ बदलते नहीं है, भौतिकी के नियम बदलते नहीं है। यह वर्तमान, भूत, भविष्य सब जगह हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं, किंतु सामाजिक विज्ञान के संबंध में ऐसी बातें नहीं हो सकती है। एक जगह रीति रिवाज दूसरे जगह के रीति रिवाज से भिन्न होती है, राजनीतिक संदर्भ भिन्न होता है, परिस्थितियां भिन्न होती है, संविधानवाद भिन्न होता है। तो इस रूप में विज्ञान की तरह इसे नहीं देख सकते हैं।
सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न होती है। आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में भी हम इसे एक समान नहीं मान सकते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि न्यूटन और आइंस्टीन के अनुसार उस तरह की प्राकृतिक भौतिक विज्ञान हम सामाजिक विज्ञान को, राजनीतिक सिद्धांत को नहीं कह सकते हैं। जैसे कि सामाजिक आधार जो होता है इसका प्राकृतिक आधार से भिन्न होता है, यहाँ के क्रियाकलाप अलग होते हैं, यहाँ पर हम नियंत्रण उस रूप में नहीं रख सकते हैं। दोनों को नियंत्रण का क्षेत्र अलग अलग होता है। सामाजिक आधार प्राकृतिक आधार से भिन्न होता है और कार्य की प्रकृति भी भिन्न होती है। और जिस तरह की प्राकृतिक दृष्टि से जो अस्थायीपन होता है वह सामाजिक संदर्भ में नहीं होता है। हम यह बात समझ सकते हैं कि यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं है। लेकिन हालांकि हम ये देखते हैं कि 1960 के दशक में से जो बातें उभर कर आती है, हालांकि इसके पूर्व 1970 में प्रत्यक्ष बाद की भी जब बात आई, जब अगस्ट कॉम्टे ने इस बात को स्थापित करने का कोशिश किया। प्रत्यक्षवाद आप जानते होंगे कि वहाँ पर धार्मिक, पराभौतिक, वैज्ञानिक संदर्भ को ज़्यादा विश्लेषित करके देखा गया और इस बात को माना गया कि जिस प्रकार की ब्रह्मांडीय विधि पर आधारित कार्य करता है या संचालित होता है, वही तरह कानून भी प्राकृतिक कानून होते हैं, वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं और मानव मस्तिष्क उन कानूनों को समझने में तो सक्षम होता है। इन कानूनों को समझना और फिर उन कानूनों को नियंत्रित करने का प्रयास मानवीय मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और ऐसा करना संभव होता है। तो इस बात से वैज्ञानिकता की ओर सामाजिक विज्ञान का झुकाव बढ़ा। हालांकि हम 60 के दशक के बाद से देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर से व्यवहारवाद के बाद जो सिद्धांत भौतिकवाद से यहाँ पर लिया गया और इस बात पर बल दिया गया कि प्रकृति को समझा जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, उसी तर्ज पर मानवीय समाज में भी एक बृहद सिद्धांत की आवश्यकता है। मानव का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष होता है या एक कहीं न कहीं एक दूसरे से अंतक्रिया होता है, एक दूसरे के साथ समझ का निर्माण होता है और इस प्रकार के समाज को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो इसके साथ साथ मानवीय दृष्टि पर भी बल देना चाहिए ताकि वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जा सके और मानव को प्रकृति से एक अर्थ में भिन्न मान कर चलना होगा। तब हम यह समझ सकते हैं कि मानव के पास चेतना है, उस स्तर की चेतना है जो प्रकृति के किसी अन्य अंग के पास नहीं है। इसलिए मानव की इस विशिष्टता को ध्यान में रखकर ही उनके विचार, कार्यकलाप, व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, जिनमें वैज्ञानिक पद्धति पूर्णतः सफल नहीं हो सकती। हालांकि हम देखते हैं कि अब बात पर गौर किया गया, सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा मानव विज्ञान की अवधारणा को स्वीकार करने पर दिया गया। हालांकि इस बात को भी देखें कि यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया कि जो अवधारणा होती है उसमें भी चेंजिंग होता है। राजनीतिक सिद्धांत में यही बहस का एक प्रमुख बिंदु बन गया और यहाँ पर बल दिया गया कि विज्ञान में कुछ शताब्दियों में विज्ञान का संदर्भ परिवर्तित हो जाता है, वह क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तित होता है, विज्ञान के आधार में भी गुणात्मक परिवर्तन करता है और उसके पश्चात एक नया ऐतिहासिक संदर्भ आरंभ होता है। और इसका जो उदाहरण दिया गया, यह परिवर्तन संख्यानात्मक हो, गुणात्मक नहीं, और वह एक पैराडाइम बनाता है। जैसे कि न्यूटन एक पैराडाइम का प्रतिनिधित्व करता है जो यांत्रिकी भौतिकी का पैराडाइम है, वह आइंस्टाइन दूसरे पैराडाइम का प्रतिनिधित्व करता है जो क्वांटम भौतिकी का पैराडाइम है। और इस अवधारणा को मानव विज्ञान में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। हालांकि राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक सीमा है, ये प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न है और राजनीतिक सिद्धांत की सीमाएं राजनीतिक विश्लेषण के नीति शास्त्र के भीतर ही तय होती है।